हेलो गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। अब क्वेश्चन उठता है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है। ये वह कंसेप्ट है जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है या आपकी देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है। जो जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना ही सार्वभौमिकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसके साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब ये जो प्रक्रिया है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 200 से 300 वर्ष पुराना इतिहास है भारत का वैश्वीकरण का। हमें पता है पश्चिमी देशों ने जो एशिया और अफ्रीका में क्या किया था, अपना प्रभाव जमाया था। उन्होंने जाकर उन पे राज्य किया था और उनके आर्थिक जीवन को प्रभावित किया था। लेकिन जो आधुनिकीकरण है इसका कंसेप्ट का वो अभी नया कंसेप्ट है। और अगर हम देखें तो पिछले 3 दशकों में ही इसका अधिक विस्तार हुआ है। अर्थात जो ग्लोबलाइजेशन है वो लास्ट 30 इयर्स का एक तरह से ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ है। 1980 में वैश्वीकरण के जो सार्वभौमिकता थी या वैश्वीकरण था, ये कैसे शुरू हुआ? जब विदेशी निवेशकों को छूट दी गई। लेकिन सर्वप्रथम ये प्रभावी 1991 से हुआ था। अर्थात 1980 में पॉलिसी बन गई थी सार्वभौमिकरण की, लेकिन इसका असली प्रभाव हमको 1991 से देखने को मिला है। इससे पूर्व क्या था? 1990 में विश्व बैंक ने भारत को ये सुझाव दिया था कि आयात का उदारीकरण को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। अर्थात जो इम्पोर्ट्स हैं, जो हम दूसरे देशों से चीज़ें या सर्विसेज का आयात करते हैं, उसको हमको बड़े पैमाने पर उसके लिए उनको करना चाहिए है। और इस प्रकार से जो हमारी आर्थिक नीति में उदारीकरण की नींव डल गई। जब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और अधिक कर रहे हैं तो वह हमारा एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट हो जाता है। अब उत्पादन और निवेश पर दोनों को नियंत्रणों को कम करने के लिए घरेलू उदारीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें कि प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं प्रतिबंधों में कमी आ जाती है। अर्थात जब आप दूसरे देशों से अपने उत्पादन को वहाँ दे रहे हैं और उनको यहाँ अपने निवेश करने दे रहे हैं तो उसमें उसके लिए क्या डिफरेंट पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं। और उन पॉलिसीज़ या कानून बनने के बाद नीति बनने के बाद आपका प्रशासनिक हस्तक्षेप कम हो जाता है। और इस प्रक्रिया में हम जो उदारीकरण की प्रोसेस है इसमें पूंजी यानी कैपिटल, वस्तुएं, सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, श्रमिक, लेबर और खनिज रिसोर्सेज का हम परस्पर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अर्थात हम कैपिटल भी दूसरी कंट्री से ले सकते हैं, हम लेबर भी ले सकते हैं, हम रिसोर्सेज भी ले सकते हैं, हम सर्विसेज भी ले सकते हैं और हम ये चीज़ें दे भी सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें वी आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन रिलेशन टू कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर एंड मिनरल रिसोर्सेज। और इनके कारण उदारीकरण से हमारे यहाँ कई प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं कि 2 दशकों से धीरे धीरे जो वैश्वीकरण इफ़ेक्टिव हो रहा है उससे कई
प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं। किस सेक्टर में मिलेंगे ये हमें? विदेशी सेक्टर और भारतीय उद्यमों को भी इससे लाभ हुआ है, अर्थात फॉरेन कंट्रीज़ को भी इससे बेनिफिट मिलता है और हमारे देश को भी इससे बेनिफिट मिलता है। अब जो हमने इसमें मेनली जो प्रभाव देखे हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। भारत के जो विनिमय भंडार है उसमें वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत 1992 में 1100 मिलियन डॉलर से बढ़कर ये 1995 में 20,000 मिलियन डॉलर हो गया था। यानी कि आपकी जो फॉरेन करेंसी भी आप इससे गेन करते हैं, और आपके यहाँ जो विनिमय होता है या जो आप एक्सचेंज करते हैं चीज़ों का, उससे आपकी जो मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं, देश जो मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं उनमें भी इंक्रीज़ होता है, और आपके रिसोर्सेज जो हैं मॉनेटरी रिसोर्सेज जो हैं उनमें लगातार वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरा, निर्यात आयात पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जब हमारे पास कोई रिसोर्स बहुतायत में है या बहुत अमाउंट में हमारे पास कोई रिसोर्स है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? निर्यात करेंगे। जब हम उसको दूसरे देशों को निर्यात करते हैं तो हम क्या है? विदेशी पूंजी एकत्रित करते हैं या हम विदेशी पूंजी अर्जित करते हैं। और दूसरी ओर, जब हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है और हमें उसकी आवश्यकता है तो हम उसका आयात करते हैं। तो एक तरह से आयात करने से हम अपने बहुत सारी चीज़ों जिनकी कमी होती है उनकी पूर्ति कर लेते हैं, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो सर्विसेज हो। और ये जो आर्थिक उदारीकरण होता है, थर्ड पॉइंट है ये, उसकी प्रक्रिया से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। नेचुरली आपके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आती है। कैसे आती है? आप सरप्लस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जहां आपकी कमी है उसको आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। आयात और निर्यात करके आप अपनी आत्मनिर्भरता को बराबर इक्वल रखते हैं। तो इस तरह से आर्थिक उदारीकरण जो है वो आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित करता है। और इसके बाद क्या होता है आपके, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट है कि जो चालू खाते होते हैं उसमें घाटा कम हुआ है, यानी कि जो आपके करंट अकाउंट्स होते हैं उनमें भी लॉस जो है वो कम होता जाता है। और विदेशी ऋण भार में भी कमी आई है। विदेशी ऋण भार में कमी कैसे आएगी? क्योंकि हम कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम हर चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले क्या था, हमारे यहाँ इंपोर्ट्स ज़्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो हमने एक्सपोर्ट भी शुरू करा, मतलब निर्यात भी शुरू किया। तो इस कारण से विदेशी ऋण का जो हमारे ऊपर भार था उसमें कमी आती है। जब हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो नेचुरली हम बाहर से चीज़ें कम मंगाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो भारत की क्षमताएं थी, जो उन पर विदेशी निवेशकों का विश्वास में भी वृद्धि हुई है। यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ का हमारी कंट्री के जो व्यापार है उसके ऊपर उनका विश्वास बढ़ा है। जिस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दर भी तीव्र हुई है, इसलिए बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो आज हमारे देश में आकर निवेश करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। जब वो प्रोडक्शन करेंगी तो हमारे रिसोर्सेज भी यूज़ होंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इससे ये भी एक वैश्वीकरण का प्रभाव ही है कि बाहर की कंपनियों ने आकर हमारे देश में विश्वास रखकर अपना प्रोडक्ट, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो वैश्वीकरण के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जब विदेशी कंपनियां हमारे देश में बहुत तीव्रता से आई तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? हमारे उद्यमों पर भी इसका एक
असमान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई इसके कारण, क्योंकि वो जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले इंडस्ट्रीज़ आती हैं उनके पास टेक्नोलॉजी वेल डेवलप्ड थी, तो हमारे जो उद्यम थे वो इससे प्रभावित हो गए। अब जब ये प्रतिस्पर्धा बहुराष्ट्रीय निगमों में पहुंचती है तो हमारे और मतलब बहुराष्ट्रीय निगमों और हमारे उद्यमों के बीच में क्या हो गया, एक गैप बनता गया। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो बड़ी कंपनियों ने तो भारत की छोटी इकाइयों को अपने में समा लिया, जबकि कुछ अपने अस्तित्व के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं। तो इस प्रकार जो भारत का वैश्वीकरण का अर्थ अगर हम देखें, एक पश्चिम बंगाल के सांसद ने कहा था, भारत के लिए हाथियों के झुंड में एक चूहे के घुसने जैसी स्थिति होगी। इस प्रकार कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है एक बार फिर भारतीय कंपनियों पर व भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रभुत्व की दिशा में बढ़ रही है। अर्थात बहुत सारे जो सांसद थे उनका ये मानना था कि जितनी बाहर की कंपनियां आएंगी ये वापस वही होगा कि भारतीय कंपनियों के ऊपर उनका प्रभुत्व जम जाएगा, वो इनके ऊपर वो इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हैं, तो नेचुरली जो इंडिया के कमज़ोर उद्यम थे वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाएंगे। और इस तरह से जितनी ज़्यादा भारत में विदेश की कंपनी आएंगी तो विदेशी प्रभुत्व जो है वह लगातार बढ़ता जाएगा, और जो हमारी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर उद्यम थे हम उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे, तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का, ये प्रभाव थे। और इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा कि हम वैश्वीकरण की ओर तो बढ़ें, लेकिन अपने जो राष्ट्र के उद्यम हैं उनको भी बहुत अधिक प्रोत्साहित करना आवश्यक है। थैंक यू।